बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ये हमारी लैब 3 की वीडियो नंबर 3 है। इसके अंदर हम क्या देखेंगे, ई नोटेशन और कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ई नोटेशन आप लोग अपने मैथ्स में यूज़ करते रहे होंगे। जिस तरह ये वैल्यू दी हुई है ए में 3.287 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6। ये जो मल्टीप्लाई बाय 10⁻6 है, ये एक ऐसी वैल्यू है, इसका मतलब है कि आपने पॉइंट को 6 डिजिट्स आगे मूव कर देना है। ठीक है, 10 की जो पावर होगी उसके हिसाब से आपने नंबर को मूव करना है। अगर वो नेगेटिव होगी तो अपने पॉइंट्स को पीछे मूव कर देना है। ठीक है, तो एग्जैक्टली वो वैल्यू बहुत बड़ी होती है, इसलिए हम उसको 10 की पावर में ले जाते हैं। ठीक है, अब वो कह रहा है प्रोग्राम में कि इन नंबर्स को आपने कैलकुलेट करना है विदाउट कैलकुलेटर और 10 की पावर के बगैर। तो 10 की पावर के बगैर हम इसको ई नोटेशन में ही कर सकते हैं कन्वर्ट। ठीक है, याद रखें जब बहुत बड़ा नंबर आता है तो हम उसको इस तरह लिखते हैं 10 टू पावर में, या हम उसको जावा के प्रोग्राम में ई नोटेशन में लिखते हैं। ठीक है, जब हमारे पास नंबर काफ़ी बड़ा आ जाए, हम उसको लिखना है, इतना लंबा लिखना प्रॉब्लम करता है, तो हम उसको ई नोटेशन में लिख लेते हैं। प्रोग्राम का नाम क्या है देख लेते हैं, ई नोटेशन डॉट जावा। तो क्लास का नाम रख लेते हैं ई नोटेशन। ये हमारी क्लास बन गई। अब मेन बना लेते हैं। ये कंप्लीट हो गई ई नोटेशन में मेन की बॉडी। अब इस ए को लिखते हैं वहाँ पे। ठीक है, अब वहाँ पे हम लोग या तो ऐसे कर सकते हैं कि पहले किसी वेरिएबल में स्टोर कर लें, या डायरेक्टली हम उसको प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर लिख लें। ठीक है, हम ऐसा करते हैं, पहले एक वेरिएबल लेते हैं, उस वेरिएबल के अंदर इस वैल्यू को स्टोर करेंगे। तो वेरिएबल डबल टाइप का लेंगे क्योंकि ये डबल में वैल्यू है, पॉइंट्स में है। ठीक है, अब इसका नाम रख लेते हैं ई नोटेशन 1 क्योंकि ये पहली वैल्यू है। तो यहाँ पे डिक्लेरेशन के साथ ही इनिशियलाइजेशन भी कर लेते हैं। तो वैल्यू क्या है 3.287 और 10 टू पावर 6 है, तो उसको कैसे लिखेंगे ई एंड 6, E6। इसका मतलब क्या है, मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 6 है। ठीक है, और अब इसको हम प्रिंट भी करके देख लेते हैं कि हमें प्रिंट में क्या शो करेगा, कैसे ये वैल्यू लिखी होगी। ये उसने पॉइंट को 6 पॉइंट्स आगे मूव किया होगा या नहीं किया होगा। ठीक है, ई नोटेशन 1 वेरिएबल का नाम है, हमने डायरेक्टली लिख दिया प्रिंट के अंदर। अब देखते हैं प्रिंट वो उसकी वैल्यू करता है या नहीं करता। सेव कर लेते हैं पहले लैब 3 में। इसका नाम है ई नोटेशन डॉट जावा। सेव हो गया। अब हमने इसको कंपाइल करना है, तो हम क्या करेंगे, CMD में जाएंगे। CMD कहाँ पे कोड पड़ा हुआ है हमारा, यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखेंगे CMD और ये हो गया ओपन। अब जावा सी ई नोटेशन डॉट जावा, जावा ई नोटेशन। ये देखें जी, वैल्यू बिल्कुल ठीक उसने प्रिंट कर दी है यहाँ पे, जैसी वैल्यू रियल में थी। ठीक है, E6 था तो 287, उसके बाद 3 ज़ीरोज़ लगाए हुए उसने। ठीक है, उसने पॉइंट को 6 पॉइंट आगे मूव कर दिया है। पॉइंट आगे की तरफ क्यों मूव किया, क्योंकि हमारे पास जो 10 की पावर थी 6 था, जो वो पॉजिटिव नंबर था। अगर वो नेगेटिव होता तो ये पॉइंट्स को पीछे की तरफ मूव करता। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारे पास बिल्कुल ठीक आ गई है। हम बाकी को भी करके देख लेते हैं फटाफट से। डबल ई नोटेशन 2। ठीक है, इस तरह वेरिएबल्स के नाम रखते हैं ताकि समझ आ जाए। ई नोटेशन 2। अब ये क्या है, -9.7865 E12। ठीक है, 10 टू पावर 12 है तो E12। उसके बाद डबल ई नोटेशन 3
7.65491 E-3। उसके बाद ई नोटेशन 4। अभी जो माइनस वाले हैं ना, ये देखिएगा आप, जब हमें आउटपुट शो करेगा तो पॉइंट पीछे मूव होकर 0 पॉइंट समथिंग ये वैल्यू आ रही होगी, ठीक है। और जो 12 वाली E12 वाली वैल्यू है, जो सेकंड वाली है ई नोटेशन 2, उसमें ये हो सकता है कि हमारी ये वैल्यू बहुत बड़ी बन जाए, इसलिए वो आउटपुट के अंदर हमें वहाँ पे ई ही लिखा शो कर दे, यहाँ पे E12 भी लिखा हुआ शो कर दे, ठीक है वहाँ पे, क्योंकि ये वैल्यू काफ़ी बड़ी हो जाएगी। जब वो 12 पॉइंट्स आगे मूव करेगा तो ये बहुत बड़ी वैल्यू बन जाएगी। अभी इनको प्रिंट करके देखते हैं। सबको कॉपी पेस्ट मैंने कर लिया। अब यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 वेरिएबल नेम चेंज हो गए, इसलिए तो हमने रखे थे सेम, ठीक है। यहाँ पे 4 था, Ctrl+S कर लें या फिर यहाँ से सेव कर लें और फिर जाएं CMD के अंदर, जावा सी annotation.java, ये कंपाइल हुआ और ये आ गया एरर क्या है जी, 2 दफ़ा हमने इक्वल लिख दिया था। लाइन नंबर 6 के ऊपर हमने यहाँ पे इक्वल लिख दिया हुआ है, यहाँ पे इक्वल नहीं लिखना था, ठीक है जी। ये निकाल दिया हमने, इसको फिर से सेव किया, Ctrl+S और CMD में गए, दोबारा कंपाइल करेंगे और ये एरर गायब। अब इसको रन करते हैं, ये देखें जी। अब E12 उसने 12 वाली को वैसे ही लिख दिया है वहाँ पे, और जो नेगेटिव वाली वैल्यूज थी उनमें पॉइंट को पीछे की तरफ लिख गया है, ठीक है। साथ कंपेयर कर लें, ये यहाँ पे 10⁻12 था तो उसने क्या किया, उसको E12 लिख दिया है, कैपिटल E12 लिखा हुआ है, और बाकियों को उसने पॉइंट्स पीछे मूव किया है। 0.00 उसकी वैल्यू आई है कुछ। उसके बाद चलते हैं, The East Coast sales division of a company generates 62% of total sales. Based on that percentage, write a program that will predict how much the East Coast division will generate if the company has 4.6 million in sales this year. ठीक है, कह रहा है एक कंपनी है, उसके पास सेल्स कितनी है, 4.6 मिलियन, ठीक है, एक साल में। तो वो पूछ रहा है कि वो 62% ऑफ द टोटल सेल्स की वो कंपनी जनरेट करती है डिवीजन, सेल्स डिवीजन। हमने क्या करना है, सिंपली जितनी सेल्स हैं उसका 62% निकालना है, ठीक है। तो पहले प्रोग्राम बनाते हैं sales.java, तो मैं साथ साथ आपको वो गाइड करती हूँ। प्रोग्राम ये बन गया हमारा सेल्स, हाँ जी, प्रोग्राम हो गया हमारा कंप्लीट। अब पहले हम लोग एक सेल्स का वेरिएबल बना लेते हैं, जिसके अंदर हमने 4.6 मिलियन को स्टोर करना है, ठीक है। बाद में उसका 62% लेना है हमने टोटल सेल्स का, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 4.6 मिलियन को हमने कैसे, अब हमने अभी पढ़ी है ई नोटेशन, ठीक है। 4.6 मिलियन को हमने स्टोर करना है अपनी सेल्स के वेरिएबल में। डबल सेल्स इज इक्वल टू 4.6 मिलियन। 4.6 मिलियन कैसे होगा, मल्टीप्लाई बाय 1,000,000। तो ये जो अमाउंट बनेगी ये 4.6 मिलियन अमाउंट बन जाएगी। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इस तरह वो डायरेक्टली अमाउंट लिखी जाएगी 4.6 मिलियन, लेकिन हम इसको ई नोटेशन में भी लिख सकते हैं। ई नोटेशन में कैसे लिखेंगे, 4.6 ई और 10⁻6 थी तो E6, ठीक है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। बल्कि हम ऐसे ही लिख लेते हैं ई नोटेशन में ही E6, ठीक हो गया। ये हमने लिख लिया, 4.6 मिलियन हमारी सेल्स हैं। उसके बाद हमने परसेंटेज निकालनी है 62%, तो वो एक्चुअली हमारा प्रॉफिट होगा। तो हम एक प्रॉफिट का वेरिएबल बना लेते हैं, डबल प्रॉफिट
उसके बाद उसके अंदर वैल्यू स्टोर करनी है। क्या वैल्यू आएगी? 4.6 मिलियन का 62%। आप लोगों को आई होप परसेंटेज निकालना आती हो। परसेंटेज कैसे निकालते हैं? जो भी हमारे पास अमाउंट है, जैसे यहाँ पे सेल्स है, सेल्स मल्टीप्लाई बाय कितने परसेंट निकालने हैं? 62%। तो 62% डिवाइड बाय 100, ठीक है। तो सेल्स मतलब 62 डिवाइड 100, इस तरह की फार्मूला है परसेंटेज का, या डायरेक्टली 0.62 आप लिख लें, ठीक है, क्योंकि 62 को डिवाइड करेंगे 100 से तो वो 0.62 ही आएगा, तो मैंने डायरेक्टली वही लिख लिया, ठीक है। तो हमारा जो प्रॉफिट है उसके अंदर हमारी सेल्स का 62% चला जाएगा, ठीक है। इतना सा काम था इस प्रोग्राम के अंदर। अब इसको प्रिंट कर लेते हैं कि हमारी सेल्स कितनी है और हमारा प्रॉफिट कितना है। मैंने सेल्स लिखा, सेल्स को प्रिंट कर लिया वेरिएबल को, उसके बाद मैंने लिखूँगी प्रॉफिट, और ये प्रॉफिट का वेरिएबल। सेव कर लेते हैं। सेव एज करेंगे क्योंकि पहले सेव नहीं किया हमने। सेव एज कहाँ पर? लैब 3 के फोल्डर में ऑल फाइल्स कर लिया, सेव कर दिया। अब आएंगे यहाँ पे जावा सी सेल्स डॉट जावा, जावा सेल्स, ये हो गया रन। और ये देखिए सेल्स में 4.6 मिलियन ही उसने अमाउंट दी है, ठीक है। चाहे हमने उसको ई नोटेशन में लिखा है, चाहे हम उसको डायरेक्टली लिखते हैं, जिस तरह में लिखते हैं उसने वो हमें 4.6 मिलियन ही वहाँ पर दिया है, और बाकी उसने परसेंटेज निकाल के प्रॉफिट में दे दी। उसके बाद ये नेक्स्ट प्रॉब्लम है, इसमें क्या कह रहा है? 1 एकड़ ऑफ लैंड इज इक्विवेलेंट टू 43,560 स्क्वायर फीट। राइट अ प्रोग्राम दैट कैलकुलेट द नंबर ऑफ एकर्स इन अ ट्रैक ऑफ लैंड विद 3,89,767 स्क्वायर फीट। वो कह रहा है कि 1 एकड़ जो है वो इतने स्क्वायर फीट होता है, ठीक है। अब उसने एक एरिया बता दिया है, स्क्वायर फीट बता दिया, वो पूछ रहा है कि इसमें कितने एकर्स लैंड आती है, ठीक है। अब उसने हिंट भी एक दे दिया है, डिवाइड द साइज ऑफ ट्रैक ऑफ लैंड बाय द साइज ऑफ एन एकड़। क्योंकि 1 एकड़ में 43,000 हैं, तो जितने वो उसने एरिया बताया उसको डिवाइड कर देना आपने 1 एकड़ की अमाउंट से। अब उसको खुद सॉल्व करेंगे, जैसे हमने ऊपर वाला किया है वैसे वहाँ पर प्रॉफिट निकाला था, यहाँ पे अपने उसको डिवाइड करना है एकड़ से, तो हमारे पास उस एरिया का एकड़ आ सके। अगली प्रॉब्लम है, ये भी आप लोगों ने खुद कोशिश करनी है, बल्कि ये मैं आप लोगों को करा देती हूँ फटाफट से, और अगली प्रॉब्लम फिर हम देखते हैं क्या करना है उसका, ठीक है, क्योंकि पिछली बिल्कुल सेम थी तो आप खुद करेंगे। अब ये देखिए यहाँ पे द प्रोग्राम शुड डिस्प्ले द अमाउंट ऑफ परचेज, द स्टेट सेल्स टैक्स, द कंट्री सेल्स टैक्स, द टोटल सेल्स टैक्स एंड द टोटल ऑफ द सेल्स। इसे ऊपर वाली लाइन में वाले देखें क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर तो डिस्प्ले करना है, डिस्प्ले करने से पहले कैलकुलेट क्या करना है? Assume the state sale tax is 4% and country sale tax is 2%, ठीक है। उसने सेल्स टैक्स बता दिया और कंट्री टैक्स बता दिया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, जितनी परचेज़ हैं उसके हमने दोनों टैक्स निकालने हैं। एक्चुअली हमने क्या करना है, दोनों की परसेंटेज ही निकालनी है। ये भी वैसे ही क्वेश्चन आ गया है, लेकिन चलिए कर लेते हैं फटाफट से। क्लास का नाम रख दिया सेल्स टैक्स और मेन लिखते हैं, ये मेन हो गया हमारा कंप्लीट। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, प्रोग्राम में क्या कहा गया है, क्रिएट अ वेरिएबल टू स्टोर द अमाउंट ऑफ परचेज एज रियल वैल्यू, ठीक है। अमाउंट ऑफ परचेज, अब एज रियल वैल्यू मतलब कि हमने इंटीजर बनाना है उसको, और परचेज हमने स्टोर करनी है कोई वैल्यू, रैंडम कोई वैल्यू ले लेते हैं कि हमारी परचेज अमाउंट इतनी है, ठीक है। 1531 ये मैंने एक रैंडम ले ली परचेज अमाउंट। अब मैंने इसके सारे टैक्स वगैरह सब कुछ मैं इसका निकालूंगी। अब वो कह रहा है इसका सेल्स टैक्स इज़ 4% एंड द कंट्री टैक्स इज़ 2%। अब पहले सेल टैक्स का मैं एक वेरिएबल लेती हूँ, एक मैं कांस्टेंट ले लेती हूँ एक्चुअली, क्योंकि परसेंटेज है तो ये चेंज तो होगी नहीं बाद में, तो मैं इसको क्योंकि हमेशा 4 रहेगी, हमने टैक्स फिक्स किया हुआ है, ठीक है। तो इसको हम फाइनल, कांस्टेंट को हम कैसे डिक्लेयर करते हैं, फाइनल, और फिर हम डाटा टाइप और उसको कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं वेरिएबल के नेम को, ठीक है। ये मैंने सेल्स टैक्स बना लिया और उसके बाद मैंने कंट्री टैक्स में बना लिया। सेल्स टैक्स में 4 स्टोर कर लिया और कंट्री टैक्स में 2 स्टोर कर लिया।
अब क्या करना है, वो कह रहा है प्रोग्राम शुड डिस्प्ले द अमाउंट ऑफ परचेज। हम परचेज अमाउंट को डिस्प्ले करेंगे, वो हम करते हैं बाद में। द स्टेट सेल्स टैक्स, द कंट्री सेल्स टैक्स एंड टोटल सेल्स टैक्स। पहले स्टेट सेल्स टैक्स निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, स्टेट का टैक्स 4 है, तो हमने क्या करना है, परचेज अमाउंट का 4% निकालना है। परचेज अमाउंट का 4% निकालना है। तो मैं एक वेरिएबल बनाती हूँ नया, स्टेट सेल्स टैक्स, ये बना लिया। इसके अंदर हमने परचेज अमाउंट का 4% निकाल के स्टोर करना है। तो परचेज अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 4, हमने 4 तो सेल टैक्स में स्टोर किया हुआ है, तो सेल्स टैक्स डिवाइड बाय 100। ठीक है जी, सिंपल हमारा फार्मूला है परसेंटेज निकालने का, वो हमने निकाल के हमने स्टेट सेल टैक्स में स्टोर कर लिया। अब हमने कंट्री सेल टैक्स निकालना है, तो कंट्री सेल टैक्स जी, कंट्री सेल्स टैक्स निकालना है। तो नया वेरिएबल बना लिया कंट्री सेल्स टैक्स। उसके अंदर हमने क्या करना है, कंट्री टैक्स निकालना है। ऑब्वियसली वो 2% है, तो हमने 2% निकालना है उसके परसेंटेज के फार्मूला से। परचेज अमाउंट मल्टीप्लाई बाय कंट्री टैक्स डिवाइड बाय 100। तो ये हमारा कंट्री सेल्स टैक्स भी यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद क्या कह रहा है, टोटल सेल्स टैक्स। जो दो हमने टैक्स निकाले हैं, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल सेल्स टैक्स। स्टेट सेल्स टैक्स प्लस कंट्री सेल्स टैक्स, ये दोनों वेरिएबल्स को एज इट इज़ जैसे वहाँ पर डिक्लेयर किया हुआ वैसे ही नाम लिखते हैं यहाँ पर। ठीक है, दोनों को ऐड कर लिया तो टोटल आ गया। उसके बाद टोटल ऑफ द सेल्स, टोटल ऑफ द सेल्स क्या है, टोटल ऑफ सेल क्या है, विच इज़ द सम ऑफ अमाउंट ऑफ परचेज प्लस द टोटल सेल्स टैक्स। ये जो हमने टोटल सेल्स टैक्स निकाला है, ये और परचेज अमाउंट दोनों को सम करना है, इसने यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है। ठीक है, नया वेरिएबल बनाते हैं, डबल टोटल ऑफ सेल्स। ठीक है, उसमें हम टैक्स भी ऐड करते हैं और परचेज अमाउंट भी ऐड करते हैं। तो पहले परचेज अमाउंट लिख लेते हैं, प्लस जो टोटल टैक्स था हमारा, टोटल सेल्स टैक्स जो हमने एंड पे निकाला है, दोनों को ऐड करके वो हम लिख लेते हैं। तो हमारे पास ये सब कुछ आ गया जो कि रिक्वायर्ड था। उसके बाद हमने क्या करना है, इन सबको प्रिंट करना है। तो इन सबको प्रिंट कर लेते हैं बड़ी आसानी से प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर। पहले उसका मैसेज शो कर देते हैं कि ये परचेज अमाउंट है, उसके बाद हम उसका वेरिएबल लिखेंगे जहाँ से अमाउंट आ जाएगी। ऐसे ही स्टेट सेल्स टैक्स को प्रिंट करेंगे। स्टेट सेल्स टैक्स, इसके बाद कंट्री सेल्स टैक्स, और सबसे लास्ट पे टोटल ऑफ सेल्स। टोटल सेल्स टैक्स है ये, उसके बाद टोटल ऑफ सेल्स आएगा। ठीक है, ये टोटल सेल्स टैक्स और सबसे लास्ट पे अब टोटल ऑफ सेल्स। ये हो गया हमारा प्रोग्राम कंप्लीट। अब हम इसको सेव करते हैं लैब 3 के फोल्डर के अंदर। सेल्स टैक्स इसका नाम है, देख लिया, सेल्स टैक्स ही नाम है इसका। .java, ऑल फाइल्स करना नहीं भूलना। इसको सेव कर लिया और अब जाएंगे CMD पे, इसको कंपाइल करेंगे, जावा सी सेल्स टैक्स .java।
ये हो गया कंपाइल और आ गया एरर। एरर कहाँ पे है? कंट्री टेक्स्ट में, लाइन नंबर 8 के ऊपर कंट्री टेक्स्ट। लाइन नंबर 8 ये कंट्री टेक्स्ट, ये लाइन 8 नहीं है, ये लाइन 8 है कंट्री टेक्स्ट। हाँ जी, मसला ये है कि हमने डिक्लेयर जो किया हुआ है वो कैपिटल लेटर्स में है और यहाँ पे हमने स्मॉल लेटर्स लिख दिए थे। इसको कैपिटल लेटर्स कर देते हैं, ठीक है। उसको स्मॉल लेटर्स वाला वर्ड कहीं पे मिला ही नहीं, वो कहता है क्या कहाँ से आ गया, इसको तो डिक्लेयर नहीं किया हुआ, तो हमने कैपिटल में किया था इसलिए हमने इसको सही कर लिया। अब कंपाइल किया, ये सही हो गया। अब इसको रन कर लेते हैं। जावा सेल्स टैक्स, ये देखें जी, ये अमाउंट थी हमारी परचेज़, ये उसका 4% आया, ये 2% आया, और दोनों को ऐड करने से देखें 91 बन गया। वो 61 था या 30 था, तो 91 बन गया। उसके बाद टोटल ऑफ सेल्स जो है ये 91 और 1500 को ऐड करके आया, ठीक है। ये आप लोगों का आई होप क्लियर हो गया होगा। परसेंटेज निकालना तो अब आप लोगों को आता ना चाहिए। परसेंटेज का फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है, वही हर जगह पर यूज़ हो रहा है। उसके बाद ये एक प्रॉब्लम है रेस्टोरेंट बिल। इसमें क्या है? राइट अ प्रोग्राम दैट कंप्यूट्स टैक्स एंड टिप ऑन ए रेस्टोरेंट बिल। एक बिल आपने, जैसे हमने लास्ट टाइम कोई परचेज अमाउंट ली थी, इसलिए आप अपने कोई बिल रैंडम एक वेरिएबल लेना है, उसमें रैंडम वैल्यू डाल लेनी है। उसमें क्या है? टैक्स है 6.75%, ठीक है। आपने 6.75% टैक्स निकालना है। फिर उसके बाद 20% क्या है? उसके पास टिप है, ठीक है। टिप 20% है। देन आपने ये याद रखना है, टिप जो है वो आफ्टर एडिंग द टैक्स है। टैक्स को ऐड कर, ओरिजिनल अमाउंट के अंदर टैक्स वाली अमाउंट को ऐड करना है, फिर उसकी टिप निकालनी है आपने, ठीक है। ये आप उसको देखें और करें सॉल्व। उसके बाद ये 12 प्रॉब्लम है, इसको भी आप लोगों ने खुद करने की कोशिश करनी है। इसमें एक कुकी की रेसिपी है, उसमें ये बता दिया उसने कि ये इतने कप शुगर, इतने कप बटर और इतने कप फ्लोर कितना 48 कुकीज़ बनाता है, ठीक है। और इसके बाद आपने क्या करना है, एक रैंडम कोई वेरिएबल लेना है, उसके अंदर कुकीज़ उसका नाम रख लें, उसके अंदर रैंडम आप वैल्यू असाइन कर लें, और फिर उसका कैलकुलेट करना है आपने कि उसमें कितने कप शुगर लगेगी, कितने कप बटर लगेगा, कितने कप फ्लोर लगेगा। ये आप लोग सोचें और उसको करने की कोशिश करें। ये आप लोगों को बाद में मैं खुद भी कराऊंगी, लेकिन आप लोगों ने इसको करना है और ख़ुद करके कोशिश करनी है। एज ए होमवर्क मुझे ये प्रोग्राम चाहिए, ठीक है। जो प्रोग्राम आप लोगों को नहीं करवा रही वो आप लोगों ने एज ए होमवर्क करके मुझे सबमिट करवाने हैं। उसके बाद मैं आप लोगों को फिर से दोबारा से समझाऊंगी कि उसमें क्या करना था। जो आप लोगों की प्रॉब्लम होगी वो भी बताऊंगी आप लोगों को, ठीक है जी। अभी ये वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं।